पूर्णिमा की उजली उजली रात थी। सागर की तरह इस नन्ही झील में भी नन्हा ज्वार उतर आया था। हिम श्वेत लहरें ऊपर तक उठ रही थी। हिचकोलों में डोलती नाव ऐसी लग रही थी जैसे पारे के सफेद सागर में सूखा नन्हा पत्ता कांप रहा हो। पिघली चांदी की झील, चांदी की लहरें, आसमान से अमृत बरसाता भरा भरा चांद, पेड़ पहाड़ मकान सब चांदनी में नहाकर कितने उजले लग रहे थे। झील में डूबी प्रशांत नगरी कितनी मोहक लग रही थी, स्वप्नमयी। तुम्हारा चेहरा मेरी ओर था। अब अपनी अधमोदी पलकों से देखती पता नहीं किस स्वप्न में खोई थी। दोनों हाथों से पतवार चलाता चलाता मैं भी कहीं गहरे में डूब गया था। मुझे लग रहा था जैसे ये हाथ मेरे नहीं हैं, किसी यंत्र की सहायता से अपने आप चलना है। नाव पीछे की तरफ भाग रही है। सामने तुम नहीं बैठी हो, मैं कोई सपना देख रहा हूँ। दूर दूर तक कहीं कोई प्राणी नहीं था। हाँ, दाहिने किनारे के पास काले काले दो धब्बे से चमक रहे थे। शायद दो नावें लौट रही थी मल्लीताल से। पानी पर जहां जहां चांद का प्रतिबिंब पड़ता है वहां वहां पर एक साथ कितने तारे से झील बनाने लगते हैं। तुमने छोटी बच्ची की तरह झांकते हुए कहा था, मुग्ध दृष्टि से देखते हुए। मैं केवल तुम्हारी तरफ देख रहा था। तुम्हारे सफेद कपड़े इस समय कितने सफेद लग रहे थे। सुनहरे बाल चांदी की रेशों की तरह हवा में उड़ रहे थे। चांद ठीक तुम्हारे चेहरे पर चमक रहा था। लगता था तुम्हारी आकृति से किरणें सी फूट रही हैं। तुम चुप थी। केवल पतवार चलाने की छप छप आवाज आ रही थी। मेरी ओर घूरकर तुम इस प्रकार देख रही थी जैसे तंद्रा में हो। पता नहीं कभी कभी क्या हो जाता था तुम्हें, जैसे किसी ने जादू से सम्मोहित कर दिया हो। तो मेरी तरफ निर्निमेष देख रही थी और उसी तरह टूटी टूटी छीड़ आवाज में कुछ बोलती जा रही थी कि मैं परेशान हो उठा। मेरा हाथ छुओ, खोए खोए से स्वर में बुदबुदाते हुए तुमने कहा था और अपनी नन्ही सी हथेली मेरी ओर हवा में उठा दी। पतवार को छोड़कर मेरा हाथ स्वचलित यंत्र की तरह आगे बढ़ गया था। तुम्हारी हथेली को मैंने छुआ। वह बर्फ की तरह एकदम ठंडी लगी। एक अजीब सी सिहरन हुई सारे शरीर में। हाथ पीछे की ओर समेट ही रहा था कि उसी आवाज में तुमने फिर कहा था, हटाओ नहीं, ऐसे ही रखे रहो, मुझे अपनी ओर देखने दो ना। दबी आवाज में तुम कराह सी पड़ी थी। पागल तो नहीं हो गई? तुम्हारी इस स्थिति से मैं घबरा उठा था। आपके माथे पर पसीना छलक रहा है, पोंछ दूं? मेरी प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा किए बिना ही तुम अपनी जगह से उठने लगी तो नाव डगमगा आई थी। नहीं नहीं, मैं चिल्ला पड़ा था, हिलना डुलना नहीं, नाव उलट जाएगी। मैंने डपट कर कहा। तो तुम उन्हीं घूरती आंखों से देर तक देखती रही थी। तभी पता नहीं तुम्हें क्या हुआ, दोनों हाथों से तुमने कसकर पतवार पकड़ ली थी। आपको मरने से डर लगता है ना? तो अच्छा है, साथ साथ मर जाएंगे। आपके साथ मरने में मुझे तनिक भी कष्ट न होगा। आप नहीं समझ सकते कि मैं आपको सच में। भीगी पतवार पर माथा टिकाकर तुम सिसकने लगी थी। मैं हाँ। प्रत्युत्तर में तुमने कुछ भी नहीं कहा। मैं हाँ, मैं तनिक ऊंचे स्वर में कहा तो इस बार तुम बिफर पड़ी थी। बिना बात आप डांटते रहते हैं। किसी दिन मैं इसी ताल में डूबकर आत्महत्या कर लूंगी। उस लड़की से आपने इसीलिए शादी से इनकार कर दिया था क्योंकि वह मेरे जैसी थी। मैं इतनी बुरी हूं? मैं हाँ, तुम रो रही थी। ओल्ड हाउस क्लब के पास नाव किनारे पर लगी तो बूढ़ा नाविक प्रतीक्षा में बैठा दिखा। पैदल वह कब का पहुंच चुका था और हम नाव से अब लौट रहे थे। इसीलिए उसके झुर्रियों से ढके सूखे सेब की तरह सिकुड़ आए चेहरे पर झुझलाहट के चिन्ह साफ झलक रहे थे। कुछ पैसे और चुकाकर मैं आगे बढ़ गया था। तुम मुझसे 2-3 कदम पीछे पीछे चल रही थी। पता नहीं हर बार ऐसा क्यों होता है, मेरी समझ में नहीं आ पा रहा था। जब जब तुमसे मिलता, प्रारंभ में प्रफुल्लता का जो वातावरण रहता, अंत तक आते आते वह एक प्रकार की गहरी उदासी में क्यों बदल जाता था। घाट की सीढ़ियों पर विपिन बिलों के कुछ झबरीले वृक्ष पानी में सिर झुकाए बिल्कुल नीचे तक झुक गए थे। उनके ऊपर घुमावदार छोटी छोटी 8-10 सीढ़ियां थी। तब कहीं आता था फ्लैट का बजरी वाला सपाट मैदान।
पूरा चांद होने के कारण आज वहां अंधेरा नहीं था, फिर भी तनिक एकांत तो था ही। तुम्हारे चेहरे पर थकान सी उभर आई थी। नीचे से सहारे के लिए तुमने हाथ ऊपर उठाया तो मैंने थाम लिया था। झटके के साथ ऊपर आने के बाद भी तुमने हाथों को छोड़ा नहीं, अपने हथेलियों के बीच थामकर चुपचाप सहलाती रही थी। इस कहानी का बाकी का हिस्सा अगले भाग में। धन्यवाद।